हेलो और आज के इस खास डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मतलब काफ़ी शक्तिशाली विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। जब भी देश के सबसे बड़े पदों की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले दो ही नाम आते हैं। हाँ, भारत का राष्ट्रपति और भारत का उपराष्ट्रपति। मतलब बचपन से ही हम सब ने नागरिक शास्त्र की किताबों में इन दोनों पदों के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज का हमारा उद्देश्य ना सिर्फ उस किताबी ज्ञान को दोहराना नहीं है। एकदम सही। हमारे सामने जो स्रोत और नोट्स मौजूद हैं उनका विश्लेषण करके हम असल में इन पदों की जो वास्तविक शक्तियां हैं उन्हें डिकोड करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि चुनाव की वो जो जटिल प्रक्रिया है ना, वो अमन अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाती है और कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। जैसे कि उपराष्ट्रपति की सैलरी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो किसी को भी चौंका सकता है। बिल्कुल। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, जो लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर बस भारतीय राजनीतिक और संवैधानिक ढांचे को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। और मैं साफ कर दूं कि इस पूरी चर्चा में हम किसी भी तरह के राजनीतिक पक्षपात से बिल्कुल दूर रहेंगे। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ संविधान के उन अनुच्छेदों पर होगा जिन्हें हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत बारीकी से बुना है। जी, तो शुरुआत देश के सर्वोच्च पद से करते हैं, भारत का राष्ट्रपति। इन नोट्स को देखते हुए जो सबसे पहली बात सामने आती है वो है संविधान का अनुच्छेद 52। हाँ, जो बहुत ही स्पष्ट शब्दों के कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब ये कोई साधारण पद नहीं है, ये देश का संवैधानिक प्रमुख है और इन्हें देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रथम नागरिक का ये दर्जा केवल एक औपचारिक सम्मान भर नहीं है। तो फिर ये और क्या दर्शाता है? ये पद पूरे राष्ट्र की एकता और अखंडता का एक जीता जागता प्रतीक है। जब हम ढांचे को और गहराई से खंगालते हैं तो अनुच्छेद 53 इस प्रतीकात्मक पद को एक बहुत ही ठोस आधार देता है। अच्छा, अनुच्छेद 53 मैंने पढ़ा है कि इसके अनुसार संघ की पूरी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। बिल्कुल। और इसका व्यावहारिक अर्थ क्या हुआ? कार्यपालिका शक्ति का मतलब है देश का शासन चलाने की मूल शक्ति। तो जो नोट्स हम देख रहे थे उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात थी कि इस असीम शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करते हैं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। जी, मतलब सरकार का हर बड़ा फैसला, हर अंतर्राष्ट्रीय संधि या कोई भी महत्वपूर्ण नियुक्ति वो अंततः राष्ट्रपति के ही नाम पर होती है। एकदम सही। और यही बात इस पद को इतना शक्तिशाली बनाती है। अब जरा सोचिए, जिस पद के नाम पर देश का पूरा शासन चल रहा है, उस पर बैठने वाले व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया कितनी अहम होगी। उससे किसी साधारण चुनाव की तरह तो बिल्कुल नहीं निपटाया जा सकता। 1 और 55 में इस चुनाव प्रक्रिया का जिक्र है। मैंने अक्सर लोगों को ये सवाल करते सुना है कि हम यानी आम जनता सीधे जाकर अपने देश के राष्ट्रपति के लिए वोट क्यों नहीं डालते? क्योंकि स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हाँ, और इसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत। हाँ, ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगते हैं। तकनीकी शब्दावली अक्सर डरावनी लगती है, लेकिन इसके पीछे का विचार बहुत सुलझा हुआ है। सीधे जनता इसलिए वोट नहीं देती क्योंकि संविधान निर्माता चाहते थे कि राष्ट्रपति पूरे देश का यानी केंद्र और सभी राज्यों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करे। अच्छा, मतलब अगर केवल सीधे चुनाव होते तो शायद सिर्फ ज्यादा आबादी वाले राज्यों का ही दबदबा रह जाता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए एक निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया। और रही बात एकल संक्रमणीय मत की, तो इसे एक रैंकिंग सिस्टम की तरह समझा जा सकता है। रैंकिंग सिस्टम मतलब जैसे हम अपनी पसंद की रैंकिंग देते हैं, पहली पसंद, दूसरी पसंद। बिल्कुल उसी तरह। जब निर्वाचक मंडल के सदस्य वोट डालते हैं तो वे उम्मीदवारों को 1, 2, 3 जैसी प्राथमिकता देते हैं। तो अगर किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और वो रेस से बाहर हो जाता है तो उसे मिले वोट बेकार नहीं जाते। वे वोट उन मतदाताओं की दूसरी पसंद वाले उम्मीदवारों को ट्रांसफर हो जाते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बने उसे वास्तव में एक व्यापक समर्थन हासिल हो। ये बहुत ही शानदार व्यवस्था है। जी, अब इस निर्वाचक मंडल पर आते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होता है ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी वोट देते हैं।
और एक खास अपडेट भी तो है जो 1992 में 70वीं संविधान संशोधन के जरिए आया था। उसने दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इस चुनाव का हिस्सा बना दिया। बिल्कुल। इस सूची को देखने से एक बात साफ हो जाती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में पूरा देश अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से एक साथ आकर वोट कर रहा है। लेकिन जो लोग इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए यह जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस चुनाव प्रक्रिया से किसे बाहर रखा गया है। और ये वो जगह है जहां चीजें सच में बहुत रोचक हो जाती हैं। एकदम। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संसद या राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, यानी जिन्हें चुनाव लड़े बिना नॉमिनेट किया जाता है, हाँ वो, और राज्य विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेते हैं। केवल और केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही वोट डाल सकते हैं। इस प्रतिबंध के पीछे एक बहुत ही तार्किक कारण छिपा है। संसद में जो सदस्य मनोनीत होते हैं उन्हें स्वयं राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं। तो अगर उन्हें ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार दे दिया जाए तो ये निष्पक्षता के खिलाफ हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए संविधान ने बहुत ही समझदारी से केवल निर्वाचित सदस्यों को ही ये अधिकार दिया है। चलिए अब इस पद की योग्यताओं और कार्यकाल की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 56, 57 और 58 में इसका जिक्र है। शुरुआती योग्यताएं तो बहुत सामान्य लगती हैं, जैसे कि व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन तीसरी शर्त थोड़ी विशिष्ट है। उस व्यक्ति में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों है। ये शर्त इसलिए रखी गई है क्योंकि लोकसभा सीधे तौर पर जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। राष्ट्रपति को पूरे राष्ट्र का प्रमुख माना जाता है, इसीलिए ये अपेक्षा की जाती है कि उसमें कम से कम वो सभी योग्यताएं हों जो जनता के एक सीधे प्रतिनिधि में होनी चाहिए। समझ गई। और कार्यकाल की बात करें तो जिस दिन से वो पद ग्रहण करते हैं उस दिन से पूरे 5 साल तक वो इस पद पर बने रहते हैं। जी। अमेरिका के संविधान में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। क्या भारत में भी ऐसा कोई नियम है? यहाँ भारतीय संविधान थोड़ा अलग रास्ता अपनाता है। अनुच्छेद 57 बहुत ही स्पष्ट करता है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। मतलब हमारे यहाँ कार्यकाल की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। नहीं, कोई भी योग्य व्यक्ति जिसे निर्वाचक मंडल का समर्थन प्राप्त हो वह बार बार इस पद के लिए चुना जा सकता है। चुनाव जीतने के बाद अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण का समारोह होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अगर वो उपस्थित ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश नए राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये एक बहुत ही गरिमामय क्षण होता है। लेकिन संविधान निर्माता बहुत यथार्थवादी भी थे। हाँ, उन्होंने ये भी सोचा कि अगर कभी देश का सर्वोच्च पद संभालने वाला व्यक्ति ही संविधान की सीमाओं को लांघने लगे तो क्या होगा। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 61 में महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का ये एकमात्र तरीका है। और इसे इतना मुश्किल बनाया गया है कि इसका अंदाजा लगाना भी आम इंसान के लिए थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। राष्ट्रपति को हटाने का केवल एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। इसके अलावा किसी भी मनमाने कारण से उन्हें नहीं हटाया जा सकता। मैंने महाभियोग के गणित को जब पढ़ा तो वो सच में हैरान करने वाला था। इसकी प्रक्रिया बहुत ही सख्त है। किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। उसके बाद असली चुनौती शुरू होती है। ये प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इस कुल संख्या के 2/3 वाले हिस्से को थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है। आमतौर पर सदनों में फैसले उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत से होते हैं। लेकिन महाभियोग में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए किसी सदन की कुल क्षमता 245 है तो उसका 2/3 हर हाल में चाहिए ही चाहिए, भले ही उस दिन 50 सांसद अनुपस्थित हों या बीमार हों। वो जादुई आंकड़ा कम नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा और लगभग असंभव सा आंकड़ा होता है। इसका मतलब है कि कोई भी सरकार सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे या प्रतिशोध के लिए राष्ट्रपति को आसानी से नहीं हटा सकती। ये पद की गरिमा को सुरक्षित रखने का एक बेहतरीन तरीका है। अब जब हम पद की सुरक्षा समझ चुके हैं तो ये भी देखना होगा कि इतनी सुरक्षित कुर्सी पर बैठकर एक राष्ट्रपति असल में कर क्या सकता है। अनुच्छेद 72
123 और 111 में राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों का बहुत ही विस्तार से वर्णन है। सबसे पहले अनुच्छेद 72 जो क्षमादान की शक्ति देता है। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्षमादान की शक्ति न्याय व्यवस्था में किसी भी मानवीय या कानूनी भूल को सुधारने का अंतिम और सबसे बड़ा अवसर है। राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, उसकी अवधि को कम कर सकते हैं या उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं। यहाँ तक कि मृत्युदंड यानी फांसी की सजा को भी हमेशा के लिए माफ करने का अधिकार केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। जी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 123 जो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति से जुड़ा है। ये मुझे बहुत ही व्यवहारिक शक्ति लगी। मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है, सदन की कार्रवाई बंद है और देश में अचानक कोई ऐसा संकट आ जाए जिसके लिए तुरंत एक नए कानून की जरूरत हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक अस्थायी कानून जारी कर सकते हैं और वो अध्यादेश कोई कच्चा काम नहीं होता। मतलब उस अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा संसद द्वारा महीनों की बहस के बाद पारित किए गए किसी स्थायी कानून का होता है। बिल्कुल। हालांकि जैसे ही संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है, उस अध्यादेश को संसद से पारित कराना अनिवार्य होता है, वरना वो समाप्त हो जाता है। और शक्तियों की इस कड़ी में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वीटो पावर, जिसका जिक्र अनुच्छेद 111 में है। स्रोत बताते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो होते हैं। आत्यांतिक, जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, निलंबनकारी या सस्पेंसिव वीटो, और जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। ये वीटो शक्ति असल में ये साबित करती है कि राष्ट्रपति सिर्फ सरकार के फैसलों पर मुहर लगाने वाले कोई रबर स्टैंप नहीं है। इन वीटो शक्तियों का तंत्र बहुत ही रोचक है। आत्यांतिक वीटो का मतलब है किसी बिल को पूरी तरह से रोक देना। निलंबनकारी वीटो का उपयोग तब होता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि बिल में कुछ खामियां हैं और वो उसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति न तो बिल को सहमति देते हैं, न ही उसे वापस भेजते हैं। वो बस उसे अपने पास अनिश्चित काल के लिए लंबित रख लेते हैं, मानो उसे अपनी जेब में रख लिया हो। ये सच में एक बहुत ही कूटनीतिक शक्ति है। तो राष्ट्रपति के इस व्यापक और शक्तिशाली स्वरूप को समझने के बाद अब रुख करते हैं हमारे संविधान के एक और बेहद महत्वपूर्ण पद की ओर, भारत का उपराष्ट्रपति। स्रोत बताते हैं कि हमारे संविधान में इस पद की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 64 में इसकी भूमिका को बहुत ही अनोखे ढंग से परिभाषित किया गया है। ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। ये एक बहुत ही अनोखी और दोहरी व्यवस्था है। एक तरफ यह व्यक्ति देश के पदानुक्रम में दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा है और दूसरी तरफ उसकी रोजमर्रा की जिम्मेदारी संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का संचालन करना है। जी, वह उस सदन को दिशा देता है, वहां की बहसों को नियंत्रित करता है और वहां अनुशासन बनाए रखता है। अब यहाँ अनुच्छेद 66 पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया तय करता है। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। हाँ, अगर हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को आमने सामने रखकर देखें तो चुनाव प्रक्रिया में एक बहुत ही बड़ा और स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा था कि केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डाल सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य वोट देते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ वे मनोनीत सदस्य भी पूरी तरह से हिस्सा लेते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर रखा गया था। और इसके पीछे का तर्क ये है कि उपराष्ट्रपति को मुख्य रूप से राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना होता है, जो कि संसद का ही एक हिस्सा है। इसलिए संसद के सभी सदस्यों को उन्हें चुनने का अधिकार दिया गया है। और इसी तर्क के आधार पर एक और बड़ा अंतर सामने आता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं का कोई लेना देना नहीं होता। विधायक इस चुनाव में वोट नहीं डालते। ऐसा इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह पूरे देश के संघीय ढांचे का सीधा प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि उसका मुख्य कार्यक्षेत्र संसद का उच्च सदन होता है। योग्यताओं की बात करें तो भारत का नागरिक होना और 35 वर्ष की आयु पूरी करना यहाँ भी अनिवार्य है। लेकिन एक फर्क ध्यान देने लायक है।
राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता चाहिए थी, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। जो कि पूरी तरह से तार्किक है, क्योंकि अंततः उन्हें उसी सदन की अध्यक्षता करनी है। बिल्कुल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा कराया जाता है। और अगर कभी उपराष्ट्रपति को समय से पहले अपना पद छोड़ना हो तो त्यागपत्र भी सीधे राष्ट्रपति को ही सौंपा जाता है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी पूछिए। अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना हो तो क्या उसके लिए भी महाभियोग जैसी कोई जटिल और लगभग असंभव सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? यहाँ प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने जितनी कठोर नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। लोकसभा में इसकी शुरुआत नहीं हो सकती। अच्छा। राज्यसभा में इस प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत से पारित होना जरूरी है। प्रभावी बहुमत का मतलब है सदन की कुल संख्या में से खाली पदों को घटाकर बचे हुए सदस्यों का बहुमत। और जब राज्यसभा इसे पारित कर देती है तो लोकसभा को बस साधारण बहुमत से इस पर अपनी सहमति देनी होती है? जी, यह प्रक्रिया महाभियोग की तुलना में थोड़ी सरल है। अब हम इस डीप डाइव के उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जिसका जिक्र शुरुआत में एक रहस्य के तौर पर किया गया था, उपराष्ट्रपति का वेतन। ये सुनकर कोई भी हैरान रह सकता है, खासकर जो लोग कॉर्पोरेट दुनिया से जुड़े हैं। मतलब सोचिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद, और इस पद पर होने के नाते जो वेतन मिलता है वो है 0, 1 भी रुपया नहीं। ये सच में एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास लगता है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने बहुत ही व्यवहारिकता के साथ इसे तय किया था। उन्होंने सोचा कि उपराष्ट्रपति के पद का कोई अपना विशिष्ट दैनिक कार्य नहीं है। ये एक तरह से आरक्षित पद है। बिल्कुल। इसलिए केवल इस पदनाम के लिए वेतन देना सरकारी खजाने पर बोझ डालना होता। तो फिर उन्हें वेतन मिलता कैसे है? स्रोत स्पष्ट करते हैं कि उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन मिलता है, जो कि वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह है, वो उन्हें उपराष्ट्रपति होने के लिए नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मिलता है। ये एक बहुत ही शानदार तकनीकी बारीकी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उपराष्ट्रपति का पद केवल एक सजावटी पद है। उनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपातकालीन जिम्मेदारी होती है। जी, जब भी कभी राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, चाहे वो त्यागपत्र की वजह से हो, महाभियोग से हो या दुर्भाग्यवश मृत्यु के कारण हो, तो ऐसी स्थिति में देश बिना प्रमुख के नहीं रह सकता। तब उपराष्ट्रपति आगे आकर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देश का सर्वोच्च पद संभालता है। और उस दौरान उन्हें वेतन और भत्ते भी राष्ट्रपति वाले ही मिलते हैं। हालांकि स्रोत इस बारे में एक समय सीमा भी साफ तौर पर तय करते हैं। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है। संविधान में ये स्पष्ट नियम है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने के 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। इस पूरी चर्चा और इन सभी अनुच्छेदों का अगर हम एक सार निकालें तो ये देखकर अद्भुत लगता है कि संविधान निर्माताओं ने कितनी दूरदृष्टि के साथ इन दोनों पदों की शक्तियों, चुनाव प्रक्रियाओं और उनके कार्यों के बीच एक संतुलन स्थापित किया है। एक तरफ राष्ट्रपति है जो राष्ट्र की एकता का प्रतीक है और जिसके पास अपार कार्यपालिका शक्तियां हैं, और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति है जो सामान्य दिनों में विधायी ढांचे को संभालता है और संकट के समय सर्वोच्च पद को स्थिरता प्रदान करता है। ये मूक संतुलन ही हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की सबसे बड़ी ताकत है। तो इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो क्या है? एक तरफ राष्ट्रपति के पास देश के कानूनों पर वीटो करने की शक्ति है। वह किसी भी महत्वपूर्ण बिल को रोक सकते हैं या अपनी जेब में रख सकते हैं। जी। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति उसी उच्च सदन यानी राज्यसभा को नियंत्रित करता है जहां से उन कानूनों को पारित होना होता है। सामान्य परिस्थितियों में इन दोनों सर्वोच्च पदों के बीच सीधे तौर पर कोई टकराव नहीं दिखता। बिल्कुल। लेकिन क्या किसी गहरे राजनीतिक संकट के समय इन दोनों पदों का ये शांत और मूक संतुलन देश की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है? ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा सवाल है जो संविधान के लचीलेपन और उसकी कठोरता दोनों को एक साथ परखता है। और यही वह बिंदु है जहां नमस्कार। भारतीय राज व्यवस्था की जब भी बात होती है ना, तो कागज पर लिखी शक्तियों
और जमीनी हकीकत में अक्सर एक बहुत बड़ा और दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि इसी अंतर को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, खासकर तब जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की गहराई से तैयारी कर रहे हो। हाँ, तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम सीधे कार्यपालिका के उन मुख्य स्तंभों की चीरफाड़ करेंगे जो असल में इस देश को चलाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान न्यायवादी। क्योंकि अक्सर ये मान लिया जाता है कि हमारा संविधान सिर्फ नियमों और अनुच्छेदों से भरी एक मोटी सी किताब है, जबकि असल में ये एक बेहद जीवंत मशीनरी है। ये मशीनरी रोजमर्रा के प्रशासन से लेकर देश की रणनीतिक दिशा तक हर चीज को हर पल नियंत्रित करती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस मशीनरी को चलाने वाले पुर्जे एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। बिल्कुल, एक तरफ वो पद हैं जिनके पास असली राजनीतिक ताकत है, जनता का भारी समर्थन है, और दूसरी तरफ महान न्यायवादी जैसे पद हैं जो पूरी तरह से विशुद्ध कानूनी विशेषज्ञता पर टिके हैं। तो आज की इस चर्चा का मकसद केवल ये रटना नहीं है कि कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है, मतलब क्या नियम है, इससे ज्यादा क्यों ये नियम बनाए गए। आज हम इस पर बात करेंगे। सही कहा। तो चलिए इस मशीनरी के सबसे अहम और सबसे शक्तिशाली पुर्जे से शुरुआत करते हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री। अब देखिए, अगर हम संविधान के अनुच्छेद 75 यानी आर्टिकल 75 पर नजर डालें तो ये बड़ी सीधी सी बात कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी इस पद पर बिठा दे, है ना? बिल्कुल नहीं। संसदीय लोकतंत्र की एक स्थापित परंपरा है। लोकसभा में जिस भी दल या गठबंधन के पास बहुमत होता है, राष्ट्रपति उसी के नेता को इस पद के लिए आमंत्रित करते हैं। मतलब जिसके पास जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सबसे बड़ा समर्थन है, सत्ता की असली चाबी सीधे उसी के हाथ में जाती है। और यहीं से संसदीय प्रणाली का वो सबसे बुनियादी सिद्धांत निकल कर आता है, जिसे डे फैक्टो और डे ज्यूरो कार्यकारी शक्तियों का अंतर कहते हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। भारत में राष्ट्रपति डी जोर यानी नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। देश का हर काम, हर संधि राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। हाँ, लेकिन डे फैक्टो यानी वास्तविकता में उन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र की असली धुरी हैं। अगर इसे एक छोटे से उदाहरण से समझें तो राष्ट्रपति उस विशाल जहाज के मालिक की तरह है जिसके नाम पर जहाज पंजीकृत है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और प्रधानमंत्री उस जहाज के कप्तान हैं जो असल में यह तय करते हैं कि जहाज किस दिशा में जाएगा, कितनी गति से जाएगा और तूफान आने पर क्या कदम उठाए जाएंगे। और जब कोई कप्तान पूरे देश को दिशा दिखा रहा हो तो ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जहाज के मालिक को हर पल की सही जानकारी मिलती रहे। और यहीं पर अनुच्छेद 78 यानी आर्टिकल 78 की भूमिका आती है। यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री का एक बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्य तय करता है, जिसके तहत प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय ले रही है या नए कानूनों से जुड़ी जो भी जानकारी है वो सब राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाए। एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री चुनी हुई सरकार और राज्य के प्रमुख के बीच एक इकलौता आधिकारिक पुल की तरह काम करते हैं। इस पुल की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी सलाह सीधे किसी मंत्री से नहीं लेते, वे प्रधानमंत्री के जरिए ही सरकार से संवाद करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की भूमिका केवल संसद या अपनी कैबिनेट के भीतर के फैसलों तक की सीमित नहीं है। अगर हम प्रशासन के एक अलग पहलू को देखें तो उनकी जिम्मेदारियां बहुत व्यापक हैं। हाँ, वे कई ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का नेतृत्व करते हैं जो देश के भविष्य की रूपरेखा तय करती हैं, जैसे नीति आयोग। नीति आयोग कोई आम सरकारी विभाग नहीं है, ये देश का प्रमुख थिंक टैंक है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष का पद भी प्रधानमंत्री ही संभालते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि प्रधानमंत्री केवल राजनीतिक सत्ता का केंद्र नहीं है, बल्कि वे देश के आर्थिक विकास और सहकारी संघवाद के सर्वोच्च रणनीतिकार भी हैं। लेकिन जाहिर है कोई भी रणनीतिकार या कप्तान अकेले इतना बड़ा देश नहीं चला सकता। उन्हें एक मजबूत और भरोसेमंद टीम की जरूरत होती है। और यहीं से हमारी चर्चा कार्यपालिका के दूसरे सबसे बड़े स्तंभ की ओर मुड़ती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद
यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। संविधान का अनुच्छेद 74 बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अब यहाँ ये जो सलाह शब्द है ना, ये सुनने में बड़ा हल्का लगता है, जैसे कोई किसी को सुझाव दे रहा हो। हाँ, लेकिन असल में ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। खैर, अगर इस मंत्री परिषद के ढांचे को देखा जाए तो ये एक बहुत ही व्यवस्थित पिरामिड की तरह नजर आती है। बिल्कुल। इस पूरी परिषद में कई स्तर के मंत्री शामिल होते हैं और सबके अधिकार क्षेत्र बिल्कुल बटे हुए होते हैं। सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिनके पास रक्षा, वित्त, विदेश या गृह मंत्रालय जैसे सबसे अहम और भारी भरकम विभाग होते हैं। और उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्रियों में भी दो अलग अलग श्रेणियां होती हैं। कुछ राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार यानी इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, मतलब वे अपने छोटे मंत्रालयों के खुद मुखिया होते हैं और वे किसी कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते। और दूसरी श्रेणी के राज्य मंत्री वो होते हैं जो सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ जुड़कर उनका काम संभालने में उनकी मदद करते हैं। और इस पिरामिड में सबसे नीचे उपमंत्री आते हैं, जिनकी भूमिका मुख्य रूप से प्रशासनिक सहायता की होती है। इन सभी को एक साथ मिलाकर मंत्री परिषद कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही तकनीकी पेंच है जिसमें अक्सर अच्छे खासे जानकार भी उलझ जाते हैं। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बीच का अंतर। आम बोलचाल में और न्यूज चैनलों पर इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही अर्थ में कर लिया जाता है। लेकिन ये जानना बेहद दिलचस्प है कि मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का तो कहीं जिक्र तक नहीं था। जी हाँ, जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो उसमें सिर्फ मंत्री परिषद की बात की गई थी। कैबिनेट शब्द को बहुत बाद में जोड़ा गया। और ये राजनीतिक इतिहास का एक बहुत ही शानदार मोड़ है। मंत्रिमंडल शब्द को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया। इसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। 1975 के आपातकाल के दौरान ये देखा गया था कि प्रधानमंत्री ने अकेले ही आपातकाल लगाने का फैसला ले लिया था। बिल्कुल, भविष्य में सत्ता के ऐसे केंद्रीकरण को रोकने के लिए ही ये संशोधन किया गया था। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी करेंगे जब मंत्रिमंडल यानी केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का समूह उन्हें लिखित रूप में सलाह देगा। तो ये सिर्फ एक शब्द का खेल नहीं था, ये सत्ता को नियंत्रित करने का एक ठोस तरीका था। यानी मंत्री परिषद एक बहुत बड़ा समूह हो गया जिसमें 60, 70 या उससे भी ज्यादा मंत्री हो सकते हैं, लेकिन सत्ता का असली कोर वो छोटी सी कैबिनेट ही है। सरकार के सभी बड़े फैसले असल में कैबिनेट की बैठकों में ही लिए जाते हैं। इसे एक कॉरपोरेट ढांचे की तरह समझा जा सकता है। जैसे पूरी कंपनी के सारे मैनेजर मिलकर मंत्री परिषद हैं, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो असल फैसले लेते हैं, वे मंत्रिमंडल हैं। कॉरपोरेट ढांचे का ये उदाहरण इस अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। अब एक और बात, जब इतने सारे मंत्री बनाने की आजादी हो तो एक बड़ी समस्या पैदा होने लगती है। मंत्रियों की फौज खड़ी करने की समस्या है ना? हाँ, इतिहास में ऐसा कई बार हुआ जब गठबंधनों को खुश करने के लिए सरकारों ने जंबो आकार की मंत्री परिषदें बना ली, जहां हर दूसरे सांसद को मंत्री बना दिया जाता था। ये न केवल खजाने पर भारी बोझ था, बल्कि इससे प्रशासन की कुशलता भी खत्म हो रही थी। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए 91वां संविधान संशोधन यानी 91st अमेंडमेंट लाया गया 2003 में। और ये राजव्यवस्था के सबसे कड़े नियमों में से एक है। इसने मंत्री परिषद के आकार पर एक पक्की लगाम लगा दी। इस नियम के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद का कुल आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 15% की गिनती में प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। यानी अब किसी भी दबाव में अनगिनत मंत्री नहीं बनाए जा सकते। बिल्कुल। अब आकार तय होने के बाद जो सबसे अहम बात आती है वो है जिम्मेदारी और जवाबदेही। बिना जवाबदेही के कोई भी शक्ति तानाशाही बन सकती है। और भारतीय संविधान ने इसके लिए बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत तय किए हैं, जो मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटे हैं। पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका जिक्र अनुच्छेद 75(3) में किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी मंत्री परिषद एक टीम के रूप में लोकसभा के प्रति जवाबदेह है।
अगर लोकसभा में सरकार की किसी एक बड़ी नीति के खिलाफ वोट पड़ जाता है तो किसी एक मंत्री को नहीं बल्कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। संसदीय भाषा में इसे कहते हैं कि वे साथ तैरते हैं और साथ डूबते हैं। एक बार फैसला लिए जाने के बाद सभी मंत्रियों को उसका सार्वजनिक समर्थन करना ही होता है। लेकिन इसी के समानांतर एक और नियम चलता है जिसे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कहते हैं, अनुच्छेद 75(2) के तहत। इसके तहत हर एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसका व्यवहारिक अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी एक मंत्री को पद से हटाने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकते हैं, भले ही सरकार के पास पूर्ण बहुमत हो। प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह है। अब इस टीम को बनाने की प्रक्रिया में एक बेहद अनोखा प्रावधान भी है। आमतौर पर माना जाता है कि मंत्री बनने के लिए चुनाव जीतना यानी सांसद होना अनिवार्य है। लेकिन संविधान यहाँ एक खास तरह का लचीलापन देता है। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तब भी उसे सीधे मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई है। बिना चुनाव जीते कोई भी व्यक्ति अधिकतम केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। हाँ, इस 6 महीने की अवधि के भीतर उस मंत्री को संसद के किसी न किसी सदन की सदस्यता हासिल करनी ही पड़ती है। अगर वो ऐसा करने में विफल रहता है तो उसका मंत्री पद उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इस नियम के पीछे की सोच ये है कि अगर देश को किसी भी विशेष समय पर किसी विशेषज्ञ की जरूरत है तो उसे बिना चुनाव का इंतजार किए तुरंत सरकार का हिस्सा बनाया जा सके। बिल्कुल, विशेषज्ञता को शासन में शामिल करने का यह एक बेहतरीन रास्ता है। और जब विशेषज्ञता की बात निकली ही है तो चलिए हमारे आज के तीसरे स्तंभ की ओर चलते हैं। भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान का अनुच्छेद 76 इस पद का प्रावधान करता है। यह पद भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इस पद का मुख्य काम है कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना और सर्वोच्च न्यायालय से लेकर देश के किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना। देखिए, सरकार के खिलाफ हर रोज हजारों मुकदमे दायर होते हैं, नीतियों को लेके, ठेकों को लेके। ऐसे में सरकार को एक ऐसे कानूनी दिमाग की जरूरत होती है जो हर बारीकी को समझता हो। इसीलिए महान न्यायवादी बनने की योग्यता कोई मामूली बात नहीं है। इस पद पर केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जिसके पास सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। योग्यता तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है, लेकिन महान्यायवादी के पद की शर्तें किसी भी अन्य संवैधानिक पद से बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे चुनाव आयोग या कैग का एक निश्चित कार्यकाल होता है, उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। संविधान के अनुसार वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, मतलब जब तक सरकार चाहती है वे पद पर रहते हैं। और सरकार उन्हें किसी भी समय बिना कोई विशेष कारण बताए हटा सकती है। और ऐसा होना तार्किक भी तो है। महान्यायवादी मूल रूप से सरकार का अपना वकील है। जब दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपना वकील बदल सकता है तो सरकार क्यों नहीं? बिल्कुल सही कहा। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि जब केंद्र में सत्ता बदलती है तो मौजूदा महान्यायवादी खुद ही इस्तीफा दे देते हैं ताकि नई सरकार अपनी पसंद का सलाहकार चुन सके। कार्यकाल की तरह ही इनके वेतन का भी कोई निश्चित आंकड़ा संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति जो पारिश्रमिक तय कर दे वही उन्हें मिलता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद महान्यायवादी के पास कुछ ऐसे विशेषाधिकार हैं जो देश में और किसी भी पद के पास नहीं है। ये इस पद का सबसे रोचक हिस्सा है। हाँ, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, उसने कोई चुनाव नहीं लड़ा होता है, लेकिन फिर भी उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और वहां बोलने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। जब भी कोई बहुत ही जटिल कानूनी बिल संसद में पेश होता है तो महान्यायवादी वहां बैठकर सांसदों को उसकी कानूनी बारीकियां समझा सकते हैं। ये अपने आप में लोकतंत्र का एक अद्भुत नजारा है, जहां एक गैर चुना हुआ व्यक्ति देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर बहस का हिस्सा बन रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा भी खींची गई है। महान्यायवादी बहस कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन वे संसद में मतदान यानी वोट नहीं कर सकते। और इसके पीछे का तर्क बहुत स्पष्ट है। लोकतंत्र में कोई कानून बनाने या सरकार गिराने के लिए वोट देने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ही होना चाहिए। कानूनी विशेषज्ञता का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन अंतिम शक्ति जनप्रतिनिधियों के ही हाथ में रहेगी।
इसके अलावा महान्यायवादी संसद की किसी भी समिति का सदस्य भी बन सकते हैं, और जब वे संसद के भीतर होते हैं तो उन्हें निर्वाचित सांसद वाले सभी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब उनके द्वारा संसद में कही गई किसी भी बात के लिए उन्हें अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। और उनका कार्यक्षेत्र केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, उन्हें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार यानी राइट ऑफ ऑडियंस प्राप्त है। अब एक और बारीक नियम जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है वो है महान्यायवादी की निजी प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ। महान्यायवादी कोई पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, इसी कारण से उन्हें अपनी निजी वकालत करने से रोका नहीं जाता। वे आम लोगों या कंपनियों के प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम लागू होता है। हाँ, वे भारत सरकार के खिलाफ ना तो किसी को कानूनी सलाह दे सकते हैं और ना ही सरकार के खिलाफ अदालत में खड़े हो सकते हैं। ये हितों के टकराव को रोकने का सीधा सा सिद्धांत है, क्योंकि महान्यायवादी सरकार की हर कमजोरी और राज्य के रहस्य जानते हैं। वो उसी सरकार के खिलाफ किसी और का पक्ष कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वे किसी भी आपराधिक मामले में आरोपी का बचाव नहीं कर सकते। इतिहास पर नजर डालें तो आजाद भारत के सबसे पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा भी रहा। और वर्तमान समय की बात करें तो R वेंकटरमणी इस सर्वोच्च कानूनी पद को संभाल रहे हैं। तो अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा को एक साथ समेटा जाए तो भारतीय कार्यकारी शासन के 3 सबसे मजबूत स्तंभों की तस्वीर साफ हो जाती है। सबसे पहले प्रधानमंत्री, जो पूरी शासन व्यवस्था का इंजन है और वास्तविक सत्ता का केंद्र है। जवाबदेही का सिद्धांत ये तय करता है कि पूरी सरकार एक इकाई के रूप में काम करे। और तीसरा स्तंभ है महान्यायवादी का पद, जो बिना किसी राजनीतिक शोर शराबे के सरकार को संविधान और कानून के दायरे में सही रास्ता दिखाता है। ये तीनों स्तंभ मिलकर ही भारतीय प्रशासन की उस जटिल लेकिन शानदार मशीनरी को बनाते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक ढांचा और कानूनी सुरक्षा, जब ये तीनों अपने अपने दायरे में रहकर सही तरीके से काम करते हैं, तभी देश का शासन सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। इस पूरी व्यवस्था को समझना वाकई में राजव्यवस्था की नब्ज को पकड़ने जैसा है। जाते जाते एक विचार के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। जरा गहराई से सोचिए। महान्यायवादी के पास बिना चुनाव जीते, बिना जनता का प्रतिनिधि हुए भी संसद के अंदर बैठने, बहस में अपनी आवाज उठाने और सबसे बड़े कानूनों को आकार देने की शक्ति है। यह अकेला तथ्य हमारे इतने बड़े लोकतांत्रिक ढांचे में विशुद्ध कानूनी विशेषज्ञता और जनप्रतिनिधित्व के बीच किस तरह के एक बेहद नाजुक संतुलन को दर्शाता है। जहां एक तरफ करोड़ों लोगों द्वारा चुनी गई बहुमत की आवाज है, तो वहीं दूसरी तरफ बिना किसी चुनाव के आई हुई कानून की गहरी समझ। इस अद्भुत संतुलन पर जरूर गौर कीजिएगा। अक्सर जब हम संसद या पार्लियामेंट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले एक बहुत ही शानदार सी इमारत आती है और उसके अंदर नेताओं के बीच चल रही तीखी बहस की तस्वीर उभरती है। पर ये जानकर सच में हैरानी होती है कि भारतीय संसद का वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसके बिना देश का एक भी कानून पास नहीं हो सकता, वो असल में संसद के किसी भी सदन के अंदर बैठता ही नहीं है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर यही हमारे संविधान की सबसे दिलचस्प सच्चाइयों में से एक है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि कानून बनाने का मतलब सिर्फ कुछ 100 सांसदों का एक साथ बैठना और वोट डालना है, लेकिन वास्तव में ये प्रक्रिया उससे कहीं अधिक गहरी और जटिल है। बिल्कुल सही कहा। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक इसी भ्रम को तोड़ने वाले हैं। आज का हमारा मिशन यही है कि हम इन उपलब्ध नोट्स के आधार पर भारतीय संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के इस जटिल ढांचे को बिल्कुल आसान भाषा में समझें, एकदम ऐसे कि हर एक फैक्ट दिमाग में छप जाए। सही बात है। ये विषय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि कोई नियम क्यों बनाया गया है, तब उसको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए आज के इस गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार संसद केवल सदनों से नहीं बनती, बल्कि इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वो संसद का एक अभिन्न अंग है। अच्छा, पर ऐसा क्यों है? जब वो वहां बैठते ही नहीं है तो उन्हें
संसद का हिस्सा क्यों माना जाता है? देखिए, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। कानून बनाने की प्रक्रिया सिर्फ सदनों में होने वाली चर्चा तक सीमित नहीं है। दोनों सदनों का मुख्य काम है एक मसौदा या ड्राफ्ट तैयार करना, जिसे हम बिल कहते हैं। पर वो बिल तब तक देश का असली कानून यानी एक्ट नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने अंतिम हस्ताक्षर ना कर दें। ओह, मतलब बिना उनके फाइनल अप्रूवल के कानून बन ही नहीं सकता। मुझे इसको समझने के लिए एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उदाहरण याद आ रहा है। वाह, ये बड़ी अच्छी एनालॉजी लग रही है। कैसे, थोड़ा विस्तार से समझाइए इसको। तो मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा उस फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह है। जहां कोई नया प्रोडक्ट यानी बिल तैयार होता है, वहां उसकी कमियों पर चर्चा होती है, उसे नया आकार दिया जाता है। पर राष्ट्रपति उस पूरी फैक्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हैं। एग्जैक्टली। और जब तक मैनेजर की फाइनल स्टैंप नहीं लगती, वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जा सकता। सही कहा, उनकी मंजूरी के बिना वो कानून देश में लागू नहीं हो सकता। ये शक्तियों के संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। अगर हम विधायिका मतलब कानून बनाने वाली संस्था और कार्यपालिका जिसके प्रमुख राष्ट्रपति हैं, इन दोनों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग कर देते तो शायद शक्तियों का भारी टकराव पैदा हो जाता। इसलिए इन्हें इस तरह आपस में जोड़ा गया है। ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल हथियार हो गया। चलिए अब अगले भाग की ओर बढ़ते हैं और इस मशीन के उस पुर्जे की बात करते हैं जिसका सीधा संबंध देश की आम जनता से है। नोट्स में इसके कई नाम दिए गए हैं, जैसे इसे जनता की आवाज, प्रथम सदन, अस्थाई सदन और निम्न सदन या लोअर हाउस भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। इसके नाम ही इसकी पूरी प्रकृति को दर्शाते हैं। भारत जैसे विशाल देश में करोड़ों लोगों की आवाज नीति निर्माण तक कैसे पहुंचे, इसके लिए देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जहां से लोग अपने सीधे प्रतिनिधि चुनते हैं। हाँ, और अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो लोकसभा में अधिकतम 550 सीटें हो सकती हैं। हालांकि वर्तमान में 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। इन 543 में से 524 सदस्य राज्यों से आते हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से। सबसे मुख्य बात यह है कि इनका चुनाव सीधे तौर पर जनता करती है। सही आंकड़े हैं। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में अक्सर आता है, वो है इसकी न्यूनतम आयु। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। हाँ, मतलब इसका संचालन एक स्पीकर या अध्यक्ष करते हैं और 25 साल के युवा भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, पूछिए, क्या सवाल है? अगर ये सदन सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो फिर इसे निम्न सदन या लोअर हाउस क्यों कहते हैं? निम्न शब्द से तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई कमजोर या जूनियर सदन हो। ये एक बहुत ही तार्किक उलझन है, पर इसका जवाब हमारे इतिहास में छिपा है। दरअसल ये नामांकन हमारी अपनी संस्कृति उपज नहीं है। ये ढांचा ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेरित है। अच्छा, मतलब वहां के सिस्टम की नकल है। एक तरह से हाँ। ब्रिटेन में आम लोगों के सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निचला सदन कहा जाता था और कुलीन वर्ग या अमीरों के सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी उच्च सदन। तो भारत में जब हम इसे निम्न सदन कहते हैं तो इसका मतलब कमजोर होना कताना ही नहीं है, बल्कि शक्तियों के मामले में तो यही सदन सबसे ताकतवर है। ये बात जरूर ध्यान रखने वाली है। और जहां तक इसके 5 साल के कार्यकाल की बात है, इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि अगर सरकार अपना बहुमत खो दे तो राष्ट्रपति इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। सीधे चुनाव की वजह से लोकसभा का पलड़ा भारी जरूर रहता है, लेकिन भारत सिर्फ करोड़ों लोगों की भीड़ नहीं है, ये राज्यों का एक मजबूत संघ भी है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब अगर हर फैसला सिर्फ जनसंख्या के आधार पर होने लगे तो जो बड़े राज्य हैं वो हमेशा छोटे राज्यों पर हावी रहेंगे। और छोटे राज्यों की आवाज कहीं दब जाएगी। एग्जैक्टली। और इसी चिंता को दूर करने के लिए हमारे संविधान में एक संतुलनकारी पहिया लगाया गया है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। तो चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां राज्यसभा की संरचना दी गई है। इसे उच्च सदन, द्वितीय सदन या स्थायी सदन कहा जाता है।
इसे राज्यों का प्रतिनिधि सदन माना जाता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके नंबर्स याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 245 सीटें हैं। और इन 245 में से 225 राज्यों से और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। और यहाँ जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए विधायक इन सदस्यों को चुनते हैं। सही कहा। इसके अलावा 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति सीधे मनोनीत करते हैं, यानी नॉमिनेट करते हैं। ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। ये 12 लोग कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। मतलब जो बड़े विद्वान हैं और आम चुनाव के शोर शराबे में नहीं पढ़ना चाहते, उनका ज्ञान भी देश के काम आ सके। ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है, जबकि लोकसभा में ये 25 वर्ष थी। यही वजह है कि इसे एल्डर्स हाउस या अनुभवी लोगों का सदन भी माना जाता है। 30 साल की उम्र तय करने के पीछे का लॉजिक यही था कि यहाँ होने वाली बहस थोड़ी ज्यादा शांत और परिपक्व हो। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ निकल कर आता है। भारत के उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। जो भी व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेगा, वो ऑटोमेटिकली इस सदन का संचालन करेगा। बिल्कुल। और ये व्यवस्था इस सदन को एक विशेष गरिमा प्रदान करती है। इसे स्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होता। मुझे राज्यसभा की कार्यप्रणाली किसी रिले रेस या एक निरंतर बहती नदी की तरह लगती है। जैसे नदी कभी एकदम खाली नहीं होती, बस पुराना पानी आगे निकल जाता है और नया पानी पीछे से आ जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ के 1/3 सदस्य यानी 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो जाते हैं। वाह, नदी वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। और इस निरंतरता का फायदा क्या है? मान लीजिए जब लोकसभा भंग हो चुकी हो और देश में चुनाव चल रहे हो, तब अगर अचानक कोई बड़ा राष्ट्रीय संकट आ जाए, तो कम से कम एक सदन तो मौजूद रहता है फैसले लेने के लिए। सही बात है। अब दोनों सदनों की अलग अलग बनावट तो क्लियर हो गई, लेकिन जब कानून बनने लगता है तो कई बार शक्तियों का खेल सामने आता है, क्योंकि दोनों के पास हर मुद्दे पर बराबर शक्तियां तो नहीं है। चलिए शक्तियों के इस बंटवारे को समझते हैं। हाँ, ये पावर डायनामिक्स वाला हिस्सा काफी दिलचस्प है। कानून बनाते वक्त कई बार इन दोनों सदनों में टकराव होता है, तो संविधान ने पहले ही तय कर दिया है कि किस मामले में कौन सा सदन ज्यादा ताकतवर होगा। जैसे एक सबसे बड़ा हथियार है धन विधेयक या मनी बिल। अनुच्छेद 109 और 110 में इसका जिक्र मिलता है और नोट्स के अनुसार धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और इस मामले में राज्यसभा के पास ऑलमोस्ट ना के बराबर शक्तियां हैं। वो इस बिल को ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। वो इसमें कोई बदलाव या संशोधन खुद से नहीं कर सकती। अच्छा, तो अगर राज्यसभा कोई सुझाव दे तो क्या लोकसभा को वो मानना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह लोकसभा की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो उन सुझावों को माने या ठुकरा दें, और इसका कारण बहुत ही लोकतांत्रिक है। धन विधेयक का मतलब है आम जनता की जेब से निकला हुआ टैक्स का पैसा। तो जनता के पैसे पर आखिरी फैसला उसी सदन का होना चाहिए जिसे जनता ने खुद वोट देकर चुना है। ये लॉजिक तो बिल्कुल सही बैठता है। और एक और स्थिति है जहां लोकसभा हावी नजर आती है, वो है संयुक्त अधिवेशन या जॉइंट सिटिंग, जिसका जिक्र अनुच्छेद 108 में है। हाँ, अगर किसी सामान्य कानून पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए, मतलब एक सदन बिल पास कर दे और दूसरा उसे रोक दे, तो राष्ट्रपति इस गतिरोध को तोड़ने के लिए दोनों सदनों को एक ही कमरे में साथ बुलाते हैं। और मजे की बात यह है कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति नहीं करते, बल्कि लोकसभा के स्पीकर करते हैं। और जब वोटिंग होती है तो मैथमेटिक्स पूरी तरह लोकसभा के फेवर में होता है, क्योंकि उनके पास 543 सदस्य हैं और राज्यसभा के पास सिर्फ 245। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नंबर ज्यादा होने की वजह से लोकसभा आसानी से अपनी बात मनवा लेती है। पर यहाँ स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। इसके अलावा सरकार गिराने या बचाने का अविश्वास प्रस्ताव भी सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अब इन सब बातों को सुनकर तो यही लग रहा है कि सारी ताकत लोकसभा के पास है। तो क्या आपके दिमाग में वो रबर स्टैंप वाला सवाल आ रहा है? हाँ बिल्कुल। अगर धन विधेयक पर वो कुछ नहीं कर सकते, जॉइंट सिटिंग में नंबर्स उनके खिलाफ हैं और सरकार बनाने में उनका कोई रोल नहीं है, तो राज्यसभा को बनाए रखने का फायदा ही क्या है? क्या ये सिर्फ एक रबर स्टैम्प सदन है? ये बहुत ही आम धारणा है।
पर यह पूरी तरह से गलत है। इस धारणा को तोड़ने के लिए हमें राज्यसभा की कुछ सुपर पावर्स को देखना होगा, कुछ ऐसी शक्तियां जो लोकसभा के पास भी नहीं है। अच्छा, वो सुपर पावर्स क्या हैं? अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। हमारे नोट्स में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का जिक्र है, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 249। अगर हम पहले अनुच्छेद 312 की बात करें तो ये अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन से जुड़ा है। जैसे कि आईएएस या आईपीएस होते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए कल को देश में एक नई नेशनल मेडिकल सर्विस या एनवायरनमेंट सर्विस बनानी है, तो लोकसभा अपने दम पर यह नई सर्विस नहीं बना सकती। इसका प्रस्ताव सबसे पहले केवल राज्यसभा में ही पास होना जरूरी है। ऐसा क्यों? लोकसभा को ये शक्ति क्यों नहीं दी गई? क्योंकि इन ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं उन्हें केंद्र सरकार चुनती जरूर है, पर वो काम राज्य सरकारों के अधीन करते हैं। इससे राज्यों के प्रशासन पर असर पड़ता है, इसलिए राज्यों की सहमति पहले जरूरी है। समझ गई। और दूसरा अनुच्छेद यानी 249 क्या कहता है? ये किस बारे में है? अनुच्छेद 249 तो इससे भी बड़ा हथियार है। संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बांट रखी हैं, जैसे कृषि, पुलिस या हेल्थ जैसे विषय राज्य सूची में आते हैं, जिन पर नॉर्मली केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। पर अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो, जहाँ पूरे देश में हेल्थ या कृषि पर एक जैसा कानून चाहिए हो, तब तो केंद्र के हाथ बंधे रहेंगे ना? एग्जैक्टली। और यहीं पर राज्यसभा ढाल बनकर खड़ी होती है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर सकती है कि फलाना राज्य सूची का विषय अब राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। ओह, और जैसे ही राज्यसभा ये ग्रीन सिग्नल देती है, तब संसद उस विषय पर पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। सही समझे। यानी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल देने के लिए लोकसभा अकेली कुछ नहीं कर सकती, राज्यसभा का होना बहुत जरूरी है। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघवाद का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। वाह, ये तो सच में आंखें खोलने वाली जानकारी है। इसका मतलब राज्यसभा कोई कमजोर कड़ी नहीं है। चलिए अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और इस मशीन को सुचारू रूप से चलाने की कुछ बुनियादी नियमों पर चर्चा करते हैं। हाँ, क्योंकि संसद का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं है, बल्कि सरकार पर नजर रखना भी है। और ये तभी होगा जब सदन नियमित रूप से मिलेगा। नोट्स के अनुसार साल में संसद के 3 मुख्य सत्र या सेशंस होते हैं: बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और एक सबसे कड़ा नियम ये है कि किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। ये 6 महीने का नियम बहुत सोच समझकर बनाया गया था, ताकि कोई भी सरकार जनता के सवालों से भाग न सके। अगर विपक्ष सरकार को घेरना चाहता है तो सरकार संसद को अनिश्चित काल के लिए टाल नहीं सकती, उसे 6 महीने के अंदर सदन बुलाना ही पड़ेगा। ये तो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी तय करने का बड़ा अच्छा तरीका है। एक और दिलचस्प नियम का यहाँ जिक्र है जिसे कोरम या गणपूर्ति कहते हैं, जिसका मतलब है कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 1/10 यानी 1/10 हिस्सा मौजूद होना अनिवार्य है। हाँ, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। 1/10 हिस्सा यानी लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य। ये इसलिए है ताकि रात के अंधेरे में या जब सदस्य ना हो तब थोड़े से लोग मिलकर कोई बड़ा कानून पास ना कर दें। जैसे बिला कम से कम बच्चों के टीचर क्लास शुरू नहीं करते, ठीक वैसे ही बिना कोरम के संसद नहीं चल सकती। अब नियमों की इस चर्चा में हमारे पास एक आखिरी और बहुत ही अहम अपडेट है, जिसमें 104वें संविधान संशोधन यानी 104th अमेंडमेंट 2020 का जिक्र है। ये रीसेंट अपडेट है, इसलिए काफी जरूरी है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, तब राष्ट्रपति के पास एक अधिकार था। अगर उन्हें लगता था कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कम है, तो वो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। पर 2020 में इस 104वें संशोधन के जरिए इस मनोनयन की व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आजादी के वक्त एंग्लो इंडियन समुदाय छोटा था और बिखरा हुआ था, उनका चुनाव जीत कर आना मुश्किल था। लेकिन 70 साल बाद ये महसूस किया गया कि अब इस समुदाय का पूरी तरह से हमारे समाज में एकीकरण हो चुका है, तो अब इस विशेष आरक्षण की कोई तार्किक जरूरत नहीं बची। ये इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान समय के साथ खुद को अपडेट करता रहता है। जो नियम पहले जरूरी थे, उन्हें समय आने पर पीछे भी छोड़ा जा सकता है। ये बिल्कुल लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। बिल्कुल। चलिए अब जल्दी से पूरे टॉपिक का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए।
हमने देखा कि अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। हमने अनुच्छेद 108 के संयुक्त अधिवेशन और अनुच्छेद 110 के धन विधेयक को समझा। और सबसे अहम, राज्यसभा की अनुच्छेद 249 और 312 की सुपर पावर्स को देखा। ये पूरा ढांचा वाकई में शक्तियों के संतुलन का एक नायाब उदाहरण है। और अब इस गहरी चर्चा के अंत में मेरे दिमाग में एक विचार उत्पन्न हो रहा है, जिसे मैं सभी श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए वो क्या विचार है? जैसा कि हमने देखा कि 104वें संशोधन ने समय के साथ पुराने नियम बदल दिए। अब लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 और राज्यसभा की 250 बहुत सालों पहले तय की गई थी, जब आबादी कम थी। आज एक अकेला सांसद लाखों लोगों की आवाज बनता है। हाँ, ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त में जब नया परिसीमन या डिलिमिटेशन होगा, तो हमें संसद की इन 550 और 250 सीटों की मैक्सिमम लिमिट में कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या आने वाले नई आबादी वाले देश के लिए ये संख्या पर्याप्त होगी? ये वाकई सोचे समझने वाला सवाल है, क्योंकि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा, इस लोकतांत्रिक मशीन को भी नए पुर्जों की जरूरत पड़ ही सकती है। बिल्कुल। इस मुद्दे पर आगे और रिसर्च करना हम सभी के लिए बहुत दिलचस्प रहेगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। नई चीजें